तो पिछली क्लास में जो भी चीज पढ़ा, कमिंग टेस्ट के लिए हमें गॉस लॉ पढ़ना है। गॉस लॉ को समझने के पीछे एक चीज समझना पड़ेगा, फ्लक्स। फ्लक्स फ्लक्स जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना, फाई ई लिखते हैं, हाँ, ये रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया वेक्टर से डॉट कर देते हैं, यानी ई ए कॉस थीटा। तो नो डाउट आपका फ्लक्स क्या हो गया भाई? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कोई दिक्कत है? और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ई वेक्टर और ए वेक्टर। ए वेक्टर के बीच का एंगल है कौन? थीटा। ये दो चीज पता होना चाहिए। एरिया को हम यहां पर वेक्टर जैसा ट्रीट करेंगे। तो एरिया, अगर कोई एरिया या तो 2 डायमेंशन होता है, या एरिया क्या हो सकता है बताओ? 3 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में एरिया वेक्टर हमेशा इस सरफेस के या तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड बनाओ, या परपेंडिकुलरली क्या बनाओ? इनवर्ड बनाओ। और 3 डायमेंशन में, जैसे 3 डायमेंशन मान लो कि कोई स्फीयर है, ये स्फीयर, ये कौन सा है? स्फेरिकल शेप का है। तो जब ये स्फीयर है, ये जो स्फीयर है, ये हमारी स्फीयर है, ठीक है। तो 3 डायमेंशन सरफेस पे जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा परपेंडिकुलरली क्या बनाएंगे? आउटवर्ड बनाएंगे। क्या सीखा भाई? 2 डायमेंशन में एरिया वेक्टर या तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड या परपेंडिकुलरली इनवर्ड। मान लो कि ये प्लेन है, तो इस प्लेन का एरिया वेक्टर, सिद्धांत ध्यान दे दो, या तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा या परपेंडिकुलरली क्या होगा? इनवर्ड होगा। ऐसे बना सकते हो। बट कोई सॉलिड चीज है तो एरिया वेक्टर या तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, हमेशा परपेंडिकुलरली क्या होगा? अभी देखता हूं, आउटवर्ड होगा। समझ गया इतनी बात? यानी आपका अगर कोई सिलेंडर बनाए हो, सपोज कर लो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का एरिया वेक्टर जो बनेगा, इस सिलेंडर का जो एरिया वेक्टर, क्योंकि इसके सरफेस है, कौन कौन सरफेस है भाई? तो एक कर्व सरफेस एरिया है और एक क्या है? फ्लैट सरफेस एरिया है। तो ये जो फ्लैट है इसका एरिया वेक्टर क्या निकालेंगे? ऐसे। इस कर्व सरफेस पे एरिया वेक्टर ऐसे, और इस फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर। समझ गया? एक ये बात याद कर लो और एक ये फॉर्मूला याद कर लो, एरिया वेक्टर कैसे बनाते हैं। दूसरी बात, जो हमारी फ्लक्स जो है क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड बनेंगे। कब? जब 3D होगा। 2D होगा तो आप परपेंडिकुलरली आउटवर्ड भी बना सकते हैं और इनवर्ड भी बना सकते हैं। समझ गया इस बात? चलो भाई, अब एक चीज है जो हमें समझना है कि ये हमारा गॉस लॉ है। गॉस लॉ को हमें क्या करना है, कैसे समझना है, तो उसके पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि किसी भी वेक्टर के पास, ये जो वेक्टर है इसके पास एक मैग्नीट्यूड होता है और इसका एक डायरेक्शन, ऐसे भी लिखते हैं। वेक्टर को ये लिखने का तरीका है। ए क्या हो गया बताओ कोई बच्चा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ए वेक्टर का ए क्या है? मैग्नीट्यूड है। और इन कैप क्या है? इन कैप क्या है? ये इसका डायरेक्शन है, ठीक है। किसी भी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं। ए है, जैसे हमने मान लो कि वेक्टर, हमने आर वेक्टर लिखा, क्या लिखा हमने? आर वेक्टर लिखा। अगर हम लोग कोई आर वेक्टर लिखते हैं, मान लो कि कोई आर वेक्टर लिखते हैं, तो आर वेक्टर लिखने के लिए आर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। और आर यहां पर कैप लगाते हो, ये इसका क्या हो गया बताओ? डायरेक्शन। ऐसे लिखा जाता है वेक्टर, ठीक है। जो आर वेक्टर का डायरेक्शन है वो आर कैप का भी डायरेक्शन है, और आर वेक्टर का आर क्या है? मैग्नीट्यूड। वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो कि कहीं पर तुम्हें इलेक्ट्रिक वेक्टर को लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ऐसे लिख दो, इसका मैग्नीट्यूड को ई लिख दो और इसके डायरेक्शन को एन कैप लिख लो, और एन कैप या कुछ भी लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर, ठीक है। समझ गए सही बच्चा? चलो, अब क्या हो गया? गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, कोई भी क्लोज सरफेस के लिए, 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस के लिए, सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए, किसी सरफेस के लिए, सरफेस के लिए
जो ई वेक्टर के साथ जो डीएस वेक्टर का जो इंटीग्रेशन होगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे टोटल फ्लक्स। क्या बोलेंगे इसको? टोटल फ्लक्स। ये जो टोटल फ्लक्स होगा वो चार्ज इनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन। ये जो क्यू है ना, इसको लिखते हैं चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस से चार्ज इनक्लोज, इसको डिवाइड कर देंगे किससे? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बात आपको जस्टिफाई करना है। समझ गया? ये आपको ऐसे समझना है। अब इस चीज को हमें प्रूव करना है कि भाई प्रूव करके दिखाओ ये बात सही होता है। तो कैसे करेंगे इसका प्रूफ भाई? तो हम लोग यहां लिखेंगे प्रूफ। तो सबसे पहले एक चार्ज बनाएंगे, इस चार्ज को किसी गॉसियन सरफेस से इनक्लोज कर देंगे। एक चार्ज बना लेंगे और इसको किसी गॉसियन सरफेस से क्या कर देंगे? इनक्लोज कर देंगे। ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने बना लिया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना लिया। ठीक है, एप्लीकेशंस नहीं है, ये इसका प्रूफ बता रहे हैं, एप्लीकेशंस नहीं बता रहे। हाँ, ये चार्ज है, इस चार्ज को हमने हमारा ये जो आर रेडियस का स्फेरिकल शेप का एक गॉसियन सरफेस बना लिया। अब हमें निकालना है कि जो टोटल फ्लक्स होगा इस सरफेस के लिए वो क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब ये चार्ज से ये जो सरफेस है, ये जो गॉसियन सरफेस है, ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस पे, ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है, इस सरफेस के लिए हम लोग गॉस लॉ लगा रहे हैं। कैसे लगाएंगे गॉस लॉ भाई? तो इस सरफेस का आर क्या मान लिया जाए? इस सरफेस का छोटा आर जो मान लेते हैं या बड़ा आर मान लो, रेडियस ऑफ क्या? गॉसियन सरफेस। रेडियस ऑफ क्या? गॉसियन सरफेस। रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। चलो, क्यू क्या है? चार्ज इनक्लोज्ड। क्या लिखेंगे? चार्ज इनक्लोज्ड। ये चार्ज इनक्लोज्ड हो गया, जो इस गॉसियन सरफेस में हमारा जो है ना चार्ज इसके अंदर फंसा हुआ है। ठीक है, चलो भाई, अब हम लोग गॉस लॉ लगाएंगे, हम लोग टोटल फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे। गॉस लॉ लगाएंगे तो क्या निकालेंगे भाई? टोटल फ्लक्स निकालेंगे। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे भाई? टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल फ्लक्स सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं, ई डॉट क्या? डीएस का। ई डॉट क्या? डीएस। पहले ऐसे लिखेंगे और यहां पे लिख देंगे सरफेस, यहां क्या लिख देंगे? सरफेस इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे? डीएस एक छोटा सा इस सरफेस पे एरिया वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, और इस छोटा सा एरिया वेक्टर के साथ इसको हम जोड़ देंगे यहां पर। ये क्या हो गया बताओ? आर हो गया। ठीक है, अब ये चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर जो आपका यहां पर जो ये जो छोटा सा एरिया है, इस एरिया को हम डीएस एरिया लिख लेते हैं। ठीक है, और इस डीएस एरिया वेक्टर जब मानेंगे तो डीएस लिखेंगे, डीएस मैग्नीट्यूड है और एन कैप क्या है? इसका डायरेक्शन है, नहीं है? अभी हमने सीखा है कि डीएस का जो डायरेक्शन होगा, डीएस का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा डायरेक्शन होगा, डीएस का परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। डीएस का डायरेक्शन नहीं होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, जहां पर आप एरिया बनाए हो उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड क्या करो? एरिया वेक्टर बनो। तो डीएस पर हमने परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर बना दिया। अब क्या किया? अगर इस डॉट प्रोडक्ट को हम हटाते हैं तो एरिया वेक्टर और ई के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होना चाहिए भाई। अब ये एंगल निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा? चेकआउट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे भाई? तो पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएंगे, नहीं होंगे भाई? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हमेशा अबे जाता है। यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहेंगे तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और यहां पर भी एरिया वेक्टर अगर हम बनाते हैं तो इसका एरिया वेक्टर का फिर से डायरेक्शन क्या होगा? कोई बच्चा बताएगा?
फिर इस सरफेस के परपेंडिकुलरली क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ये डीएस वेक्टर का डायरेक्शन होगा, नहीं हो गया, ये डीएस वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो हर एक सरफेस के हर एक पॉइंट पर एरिया वेक्टर और डीएस का डायरेक्शन सेम है। यानी हम कह सकते हैं कि यहां पर जो थीटा है, यहां जो थीटा है वो क्या है बताओ, 0 डिग्री नहीं है, थीटा 0 डिग्री। एरिया वेक्टर और डीएस का सेम डायरेक्शन है, एक वेक्टर ऐसे है दूसरा वेक्टर भी ऐसे है, तो दोनों बीच का एंगल क्या है, कुछ भी नहीं है भाई, 0 है। अगर एक वेक्टर ऐसे है दूसरा वेक्टर ऐसे है तब ना, नहीं, अलग अलग कहां डायरेक्शन है भाई, ये डायरेक्शन एरिया वेक्टर ब्लू वाली लाइन और व्हाइट वाली लाइन को सिर्फ देखो, तो भाई इसके बीच का एंगल क्या है, 0 ही है ना भाई। यहां पर देखो ब्लू वाली लाइन को, सॉरी ग्रीन वाली लाइन को और व्हाइट वाली लाइन को देखो, फिर से 0 है। हर एक कंडीशन पे जहां पर भी एरिया वेक्टर आप बनाओगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के उस एरिया वेक्टर पर डायरेक्शन चेक करोगे तो आप 0 डिग्री आ रहा है, तब 0 डिग्री आ रहा है तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कॉस थीटा क्या होता है भाई, 0 डिग्री, कॉस 0 क्या होता है भाई, 1 होता है। इसको हम सॉल्व कर ले तो जोड़ो। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन करें, यहां पर सरफेस इंटीग्रेशन, इस सरफेस इंटीग्रेशन को ई वेक्टर लिखेंगे और डीएस लिखेंगे और दोनों के बीच के एंगल थीटा को क्या लिख देंगे, 0 डिग्री लिखेंगे। कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। अब ई क्या है, कांस्टेंट है, तो ई कांस्टेंट क्या आएगा, बाहर आएगा। सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे भाई, सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे किसका भाई, डीएस का। तुम कहोगे सर ई क्यों कांस्टेंट माना आपने, देखो चार्ज से, चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये तो स्फीयर है, यहाँ पे स्फीयर थोड़ा उटपटांग सा बन गया है मेरा, बट ये स्फीयर का ये वाला डिस्टेंस सब जगह क्या है बताओ, कांस्टेंट है। इस सभी पॉइंट पर जितने भी सरकमफ्रेंस पे जितने पॉइंट्स आएंगे सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ, इन सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो इंटीग्रेशन से क्या जा सकता है बताओ, बाहर आ सकता है, कि कांस्टेंट चीज का इंटीग्रेशन होती ही नहीं है, ये हम बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। तो इंटीग्रेशन को से हमने बाहर कर दिया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है इसको बाहर निकालने के बाद तो इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन किसका होगा भाई, डीएस का होगा। तो डीएस का ये जो कौन सा शेप है, स्फेरिकल शेप है, इसका इंटीग्रेशन जो एरिया एस होगा, डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन जो होगा डीएस का, डीएस का इंटीग्रेशन एस हो जाएगा। तो क्या लिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में क्या लिखेगा, एस, और एस जो है वो सरफेस एरिया है। एस क्या है, सरफेस एरिया है, लिख दो यहां पे, सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया है। किसका सरफेस एरिया है भाई, गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस का। और गॉसियन सरफेस कैसा है भाई, स्फेरिकल है, जोर से बोलो। स्फेरिकल का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। चलो तो यहां पर ईएस की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, ई इंटू में क्या लिख सकते हैं भाई, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो अब हम लोग बचपन से जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना शुरू किए थे तो हमने सीखा था कि अगर कोई चार्ज यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, इससे आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे आर डिस्टेंस पे, कहीं भी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता था बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला वैल्यू यहां पर हम क्या कर सकते हैं बताओ, पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो हमारा गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के सेंटर पे अगर हम क्या लिखें, चार्ज को रखें, तो हम मानेंगे कि ये पूरा जो सरफेस है उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। तो इस वैल्यू को हम क्या कर दें बताओ, वहां पर पुट कर दें। जैसे ही हम पुट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/4 पाई, बोलो एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे में क्या लिखेगा बताओ, आर स्क्वायर। यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो रही है, यहाँ आर स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर क्या लिखोगे, 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई चला गया, आर स्क्वायर से आर हो गया, तो क्या हो गया, क्यू बाई में क्या हो गया बताओ, एप्सिलॉन। और क्यू है क्या, गॉसियन सरफेस से इनक्लोज चार्ज है और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो ये हो गया इनक्लोज चार्ज बाई में क्या, एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द प्रूफ ऑफ क्या, गॉस, नहीं, दिस इज इनक्लोज चार्ज, इनक्लोज्ड चार्ज,
इनक्लोज चार्ज बाई, बोलो, गॉसियन सरफेस बाई में क्या हो गया, बोलो, एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द प्रूफ ऑफ क्या, गॉस लॉ। हमने टोटल फ्लक्स कैलकुलेट किया, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट के क्या हो गया, बराबर हो गया। दिस इज द प्रूफ ऑफ क्या, गॉस लॉ। देख लीजिए, ये तो आपको पता होना चाहिए ना, हमको भी पता है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। दिस इज प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, गॉसेस। अगर कोई आदमी पूछेगा कि प्रूव द गॉसेस लॉ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट द गॉस लॉ। गॉस लॉ को बोलो क्या होता है, स्टेट लॉ। तो आप अगर स्टेटमेंट नहीं आता तो आप ऐसे लिख सकते हो कि टोटल फ्लक्स बराबर क्या होता है, चार्ज इनक्लोज बाई में एप्सिलॉन। कभी कभी क्या क्या ना, किसी लॉ को क्या करते हैं ना, उसके जो मैथमेटिकल जो फॉर्मुलेशन है उसके हेल्प से क्या कर देते हैं, हम प्रूव कर देते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल जो फॉर्मुलेशन होती है, मैथमेटिक्स के तरीके से जब लिखते हैं तो आपको ये आप लिख सकते हो ऐसे। इसमें कहां से कहां तक लिखना पड़ेगा, ये गॉस लॉ कहेंगे प्रूव करो, तो आपको यहां से उठा करके ये पूरी चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा यहां से हटा दीजिए, ये सब चीज यहां तक लिखना पड़ेगा, ये बात तक लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये दिमाग में आना चाहिए। अगर ये आप नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होगी। इतना आना चाहिए बच्चों को लिखना। ठीक है, गॉस लॉ के प्रूफ, गॉस लॉ के प्रूफ को आप अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं, नोट्स में भी बना सकते हैं। ठीक है, जरूरी टॉपिक है ये।